गुड मॉर्निंग। मैं शिवाशी सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण फरवरी महीना का 2024 का राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य का 2 पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं। ये इसका तीसरा और अंतिम पाठ है, ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आज हम लोग का 15 टॉपिक विश्लेषण के साथ, तथ्यों के साथ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं, इसको टिक आउट कर लेते हैं ताकि समझने में हम लोग को आसान हो जाए। और ये ठीक है, तो आज 5 टॉपिक कर लेंगे। 10 टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 2 वीडियो में, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। क्या है तो सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि-1 मिसाइल का एक और प्रशिक्षण प्रक्षेपण है ना। सतह से सतह मार करने वाली अग्नि-1 जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है ना, का एक प्रशिक्षण प्रक्षेपण हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, उसको हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। सारा मिसाइल के बारे में हम बता चुके हैं। तो अग्नि-1 मिसाइल का एक प्रशिक्षण प्रक्षेपण हुआ है। तो 7 दिसंबर 2023 को ओडिशा तट जो है, ओडिशा तट के पास जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एक अग्नि-1 मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। अग्नि-1 का प्रक्षेपण किया गया, ठीक है ना। इसका शॉर्ट नोट्स हम बनाते जा रहे हैं ताकि आप बस कॉपी में फुट नोट बना लीजिए, ताकि मेन बात आपको याद रहेगा, है ना। तो 7 दिसंबर 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, जो कि ओडिशा के तट पर है, अग्नि-1 का प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण किया गया है, ये प्रक्षेपण सफल रहा। ये प्रक्षेपण क्या रहा, सफल रहा। इसका मारक क्षमता कितना, 700 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक इसका रेंज है ना। 700 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक इसका रेंज है मारने का, ठीक है। ये अपने साथ, ये मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम का परमाणु आयुध ले जा सकता है। परमाणु आयुध के मतलब परमाणु हथियार बोल सकते हैं। तो 1000 किलो का परमाणु हथियार अपने साथ ये ढो सकता है, अपने साथ परमाणु हथियार ले जा सकता है, अपने साथ ले जा सकता है। ये इसका खूबी है, ठीक है ना। इसको बनाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला डीआरडीओ है। डीआरडीओ ने इसको बनाया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रक्षेपण किया गया है। इसका नाम अग्नि-1। ये क्या एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करता है। इसका रेंज 700 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है, और अपने साथ ही 1000 केजी का परमाणु आयुध, परमाणु हथियार अपने साथ लेके उड़ सकता है। बस इसमें तो यही था, है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए बस बोलचाल की भाषा में आसानी तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे, कोई दबाव नहीं लेना है। मैगजीन का भाषा थोड़ा सा क्लिष्ट रहता है, लेकिन हम लोग को उन भाषा में नहीं फंसना है, बोलचाल की भाषा में कंप्लीट कर लेना। चलिए हो गया आपका ये। दूसरा पढ़ते क्या, मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय की एक नई परियोजना है। क्या है, मेरा गांव मेरा धरोहर संस्कृति मंत्रालय की परियोजना है। प्रश्न क्या पूछेगा कि ये जो मेरी गांव मेरा धरोहर जो है किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, तो संस्कृति मंत्रालय, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या विशेषता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो परियोजना चलाया गया है, इसका मुख्य मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए कुल भारत में 6.5 लाख गांव को इसमें कवर किया गया है इस परियोजना के तहत, ठीक है। क्यों कवर किया गया है, क्योंकि प्रत्येक गांव का अपना एक कहानी होता है, प्रत्येक गांव का अपना एक इतिहास होता है, प्रत्येक गांव का अपना कुछ खासियत, कुछ खूबी होता है। उसमें कुछ कला, कुछ संस्कृति, कुछ शिल्प कला से कारण वो फेमस रहता है। तो 6.5 लाख जो गांव है, 6.5 लाख गांव जो है, उसका एक वेब पोर्टल में डाला गया है ना। इंटरनेट के माध्यम से एक वेब पोर्टल बनाया गया है। उस वेब पोर्टल में क्या किया जाएगा कि इतने लाख गांव का जानकारी उसमें दे दिया जाएगा। मान कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी विशेष गांव के संस्कृति, उसका कला के बारे में, उसके इतिहास के बारे में
चाहे तो जान सकता है। बहुत सारे गांव के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ भी होती है। जैसे मान लीजिए कि उत्तराखंड का एक गांव है, जैसे वहाँ माना जाता है कि माता सबरी श्री राम को बेर खिलाई थी, ऐसा माना जाता है। वहाँ पे बहुत सारा बेर का झाड़ी है, तो वो अपने किंवदंती है ना, उनका कहा सुना कहानी जो परंपरा से उसको उस कहानी को मिलता आ रहा है। तो वैसे ही बहुत सारे गाँव को उस वेब पोर्टल में लाया जाएगा, उस वेब पोर्टल में लाया जाएगा। उस जो वेब पोर्टल बनाने का काम किया गया है, वो काम दिया गया आपका इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को दिया गया है। तो चलिए पहले मैटर को हम लोग फुट नोट्स में तैयार कर लेते हैं। ये क्या है, मेरा गांव मेरी परियोजना। इसमें 6.5 लाख गांव को शामिल किया गया। कहाँ शामिल किया गया है, ये एक वेब पोर्टल बनाया गया है, वेब पोर्टल बनाया गया, वेब पोर्टल बनाया गया है। इस वेब पोर्टल से इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी गांव के बारे में जानकारी जान सकता, ले सकता है, क्या उस गांव का क्या, कुछ पर्टिकुलर गांव का क्या खासियत है। तो वेब पोर्टल बनाने का काम किया कौन कर रहा है, तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ठीक है ना, नेशनल आर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, हो गया आपका, इनको दिया गया है। ठीक है, ये इसको टेंडर दिया गया है, या जो बोलिए यही, ये वेब पोर्टल बनाने का काम कर रहा है। तो बस इसमें यही है, इसमें कुछ है नहीं कि 6.5 लाख गांव है, उसका इतिहास, कला, संस्कृति के बारे में उसकी जानकारी रहेगी इस वेब पोर्टल में। वेब पोर्टल बनाने का काम कौन कर रहा है, तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स कर रहा है। इतना मेन बात है, उसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा और अपना कॉपी में ये 3 पॉइंट को लिख लीजिएगा। उतना सारा कथा कहानी पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। प्रश्न आएगा तो यही 3 पॉइंट से प्रश्न पूछेगा वो। ठीक है, हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने राज्य सरकार के अनुरोध पर ओडिशा के तट पर मार्च 2024 तक मिसाइल प्रक्षेपण, सॉरी प्रशिक्षण नहीं, प्रक्षेपण होगा, प्रक्षेपण टाले। ठीक है ना, प्रक्षेपण टाला गया। ठीक है, तो मतलब कि ओडिशा के तट पर मार्च 2024 तक कोई भी मिसाइल प्रक्षेपण नहीं किया जाएगा। जैसा कि पता है हम लोग को कि ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वहीं पर डीआरडीओ के द्वारा कोई भी मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है। लेकिन होता यह है कि आपका जनवरी से मार्च तक का समय में, ये 3 महीना का जो टाइम होता है ना, वहाँ पर उड़ीसा का जो तट है, जो कि व्हीलर द्वीप है, अब उसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, उसके आसपास ओलिव रिडले नाम का कछुआ आता है। उसमें बहुत सारा कछुआ आता है, देश का भी होता है, बहुत सारा विदेशी कछुआ भी आता है उस टाइम में। और उस सागर के तट पर वो लोग विचरण करता, घूमता फिरता, अंडा भी देता है। लेकिन जब अगर प्रक्षेपण कार्यक्रम चलेगा तो उसमें बहुत तेज लाइटिंग रहता है, सुरक्षा की दृष्टि से भी और भी बहुत सारे कारण से उसमें बहुत तेज रोशनी रहता है। तेज रोशनी के कारण और फिर मशीन का जो गड़गड़ाहट होता है, उसके कारण वो जो कछुआ होगा ना, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, उसको दिक्कत होगा। तो फिर हो सकता है कि एक बार आए, 2 बार आए, फिर तकलीफ होगा तो फिर आना बंद कर दे, है ना। तो जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा, उस पर आघात पहुंचेगा। इसलिए 3 महीना के लिए डीआरडीओ के द्वारा प्रक्षेपण बंद कर दिया जाए, ऐसा ओडिशा सरकार का मांग है डीआरडीओ से, जिसको डीआरडीओ ने मान लिया है। क्यों? क्योंकि तट पर मार्च तक ओलिव रिडले नाम का कछुआ आता है। तो ओलिव रिडले कछुआ को याद रखिएगा, क्योंकि कछुआ की जो प्रजाति है ना ओलिव रिडले, उसको याद रखिएगा। प्रश्न पूछ सकता है कि ओलिव रिडले नाम का कछुआ प्रजाति कहाँ पाया जाता है ना, तो बताइएगा उड़ीसा के तट पर। तो बस यही था, इसमें कुछ विशेष नहीं था। लिख दे यहाँ पर ओलिव रिडले, कछुआ का नाम क्या है, ओलिव रिडले। ये क्या है, कछुआ है। ठीक है ना, ये मार्च तक
उड़ीसा के तट पर आता है। वही उड़ीसा का तट जिसको अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, पहले व्हीलर द्वीप कहते थे, है ना। तो मार्च तक इसको डीआरडीओ प्रक्षेपण नहीं करेगा, मिसाइल का प्रक्षेपण नहीं करेगा, ताकि कछुआ को कोई परेशानी नहीं हो तेज रोशनी से और मशीनों के गड़गड़ाहट से। ठीक है, तो बस यही था इसमें, और कुछ बात नहीं है। हो गया आपका ये भी। आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं और अन्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और उनके सहायता के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, कि नियुक्ति के लिए एक विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति का मंजूरी भी मिल गया है, तो विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम। विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति, सेवा शर्तें तथा पदावधि विधेयक अब अधिनियम बन चुका है, लेकिन फिलहाल विधेयक रखते हैं, विधेयक 2023, है ना। इसका क्या हुआ है कि लोकसभा से पारित हुआ, लोकसभा के साथ राज्यसभा दोनों से पारित हो गया, पहले लोकसभा में गया, पारित हो गया, राज्यसभा में गया, वहां भी पारित हो गया। अब इसके बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसका राष्ट्रपति का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है, अनुमोदन हो गया, ठीक है ना, मतलब राष्ट्रपति भी उसको मान ली। तब क्या बन गया? ये विधेयक अब क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो ये बन गया क्या? अधिनियम बन गया, है ना। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदावधि अधिनियम अब बन जाएगा, अधिनियम, है ना। अधिनियम बन गया। इस अधिनियम के तहत क्या हो गया है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनेगा चुनाव आयुक्त का नियुक्ति के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त दोनों का नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनेगा। उसके अध्यक्ष होंगे पीएम। पीएम क्या रहेंगे? अध्यक्ष। एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कैबिनेट स्तर का मंत्री रहेगा, और एक लोकसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है ना, समझ गए बात को। इस अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम, कौन सा कानून? जिसके तहत चुनाव आयुक्त का नियुक्ति किया जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति किया जाएगा। उस कानून के तहत 3 सदस्यों का एक समिति बनेगा। उस समिति में पीएम अध्यक्षता करेंगे, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, एक लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे। अगर लोकसभा में कोई विपक्ष के नेता नहीं है तो लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल होगा उसके जो नेता होंगे वो रहेंगे, और तीनों मिलकर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करेंगे, है ना। उनका नियुक्ति, उनका सेवा शर्तें तथा पदावधि के बारे में स्थिति को तय करेंगे। ठीक है, तो बस इसमें यही था। याद रखिएगा, इसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका अध्यक्षता पीएम करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, जो 3 सदस्यीय कमेटी बना है उसका अध्यक्षता कौन करेंगे? तो उसका अध्यक्षता पीएम करेंगे। और उसका सदस्य कौन कौन रहेगा? तो एक तो पीएम तो रहेंगे ही रहेंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा कोई भी, और एक लोकसभा का विपक्ष के नेता। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ठीक है, हो गया। चलिए, ये भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा एकदम हल्का होना चाहिए पढ़ने का। भारी भाषा पढ़ने से होता है क्या, फिर वो मेमोरी में बहुत दिन तक नहीं रह पाता है, जितना कि साधारण भाषा मेमोरी में रह जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
संसद की सुरक्षा व्यवस्था में चूक के पश्चात विपक्ष का हंगामा, 146 सांसद क्या हो गया, निलंबित हो गए। देखिए 22वीं लोकसभा में संसद पर जो हमला हुआ था उसका 22वीं वर्षी मनाया जा रहा था, ठीक है ना। उसका 22वीं वर्षी 13 दिसंबर 2023 को मनाया जा रहा था। 22वां वर्षी 13 दिसंबर 2023 को संसद पर हमला हुआ था, याद है आप लोग को। तो 13 दिसंबर 2023 को इसका 22वीं वर्षी मनाया जा रहा था। 22वीं वर्षी मनाया जा रहा था। इसी बीच क्या हुआ कि फिर से संसद के सुरक्षा में सेंध लग गया। कैसे? तो लोकसभा के दर्शक दीर्घा, जो दर्शक दीर्घा होता है जहां से दर्शक लोग देखते हैं लोकसभा की कार्रवाई को, तो दर्शक दीर्घा से 2 युवक कूद गए लोकसभा में और अपने साथ क्या हुआ, स्मोक क्रैकर लेके आए थे। मतलब एक ऐसा पटाखा जो धुआं उड़ाता है, रंगीन धुआं उड़ाता है, वैसा स्मोक क्रैकर लेके आए थे और उसको लोकसभा में धुआं को उड़ा दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया, है ना। और लोकसभा के बाहर भी, संसद के बाहर भी एक युवक और एक युवती भी उसी तरह का स्मोक क्रैकर का धुआं उड़ाई। तो एक सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा चूक था। उसको तुरंत हिरासत में लिया गया। अब पूछताछ किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं, तो इसका जांच हो रहा है, ठीक है ना। तो बस यही इसका कहानी था। समझिए कि 13 दिसंबर 2023 को 22वीं वर्षी मनाई जा रही थी। उसी क्रम में क्या हुआ कि युवक लोग क्या किया, कुछ युवक के द्वारा सुरक्षा में, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाया गया। सुरक्षा में सेंध लगाया गया। तब संसद के जब सुरक्षा में सेंध लगा तो जो विपक्ष के लोग थे, विपक्ष के नेता थे, उनको क्या मिल गया, मौका मिल गया सरकार पर हमला करने का। कि आपका कैसा व्यवस्था है कि कोई बाहरी लड़का, कोई बाहरी युवक संसद में घुस के पटाखा चला के चला गया, है ना। तो इस पर खूब हंगामा होने लगा। तो इस हंगामा को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण विधेयक को पास करना था, इस हंगामा को रोकने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सांसदों पर कार्रवाई किया गया। इस कार्रवाई के तहत लोकसभा से 100 सांसद और राज्यसभा से 46 सांसद को निलंबित कर दिया गया, ठीक है ना, निलंबित कर दिया गया। तो वही लोकसभा से 100 सांसद और राज्यसभा से 46 सांसद, यानी टोटल कितना हो गया, 100, 6, 146 सांसद का क्या कर दिया गया, निलंबन कर दिया गया, ठीक है ना। पूरा सत्र के लिए ही निलंबन कर दिया गया ताकि लोकसभा में शांति स्थापित हो सके। तो बस यही था, इसमें और कुछ विशेष तो था नहीं। तो इस तरह से हम लोग ये भी पढ़ लिए। तो दोस्तों आज हम लोग पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ चुके हैं। प्रत्युत्तर दर्पण फरवरी महीना का पूरा राष्ट्रीय हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। पूरा 15 टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में, बोलचाल का भाषा में हम लोग कंप्लीट कर लिए। कि आप वीडियो देख भी लीजिएगा, सुन भी लीजिएगा, तो आपका सारा चीज़ मेमोरी में रहेगा। बस जो फुट नोट लिखते हैं, अगर चाहिए तो आप उसको नोट कर लीजिए, आपके लिए आसान रहेगा। बाकी अगर मैगजीन पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं, सब फटाफट समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।